गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना प्लेन चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने प्लेन का इक्वेशन देखा था कोऑर्डिनेट फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, और उस पर ये भी पढ़ा था कि उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है नॉर्मल का। ऐसे कुछ कुछ हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है उसके मेन इक्वेशन के बारे में। आज कुछ आगे पढ़ते हैं। तो अभी एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मतलब कि सपोज कीजिए ये हमारे पास ऐसे कोई प्लेन है, मान लीजिए हमने ऐसा कोई प्लेन लिया और सपोज करो कि ये प्लेन इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सपोज करो ये कोई प्लेन है और मान लीजिए ये कोई पॉइंट अपने पास है P। सपोज करो ये है x1 y1 एंड z1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से कितना डिस्टेंस आएगा। तो जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही निकालेंगे। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसको एक प्लेन मान लो और मान लो कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से कितना डिस्टेंस आएगा। यहाँ से जो इस पे ऐसे खींचेंगे लाइन सीधा, जो परपेंडिकुलर होगा वही डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है x1 y1 z1, उसका इस प्लेन पे ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, मान लीजिए m है, तो हमें निकालना है pm का वैल्यू कितना आएगा। तो अब जैसे कि हम लोग जब pm का वैल्यू निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस m का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। ये जो p है x1 y1 z1, इसका हमको इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, यानी कि pm इक्वल टू कितना। तो प्रोसेस देख लेते हैं पहले, उसके बाद उस पर एक एग्जाम्पल कर लेंगे। तो प्रोसेस में क्या करना है, आपको m का कोऑर्डिनेट निकाल लो, और जब m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो m का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम लोग pm का डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। हमें सबसे पहले m का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया जाए, ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1 z1 और ये हमारे पास प्लेन है। तो इस प्लेन में जो ए बी सी है ये क्या है, ये है इस प्लेन के जो नॉर्मल का जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन रेशियो है। इस प्लेन के नॉर्मल पे जो वेक्टर है, यानी इस प्लेन के जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। ठीक, तो अब जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो हमने यहाँ से P से इस प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा, तो PM भी क्या है, PM भी एक तरीके से नॉर्मल ही है ना। यानी कि यहाँ से P से हमने इस पे एक लाइन खींच दिया परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल ही है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इस PM लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें, इस PM लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC लिया जा सकता है, क्योंकि ABC क्या है, ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है जो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो PM भी क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। Therefore डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM कैन बी टेकन एज ABC। ABC डायरेक्शन रेशियो लिया जा सकता है। तो अगर हम लोग PM का डायरेक्शन रेशियो ABC लिख दें और ये जो PM है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें PM का इक्वेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे इक्वेशन ऑफ PM। इक्वेशन ऑफ PM कैसा लिखा जा सकता है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। हम लोग इस तरीके से PM का इक्वेशन लिखेंगे। ऐसा हमने इक्वेशन ऑफ PM लिख दिया। अब जैसे कि सपोज करो कि हम m के लिए, है ना, इक्वेशन ऑफ PM हम ऐसे लिख दिया, तो मान लेते हैं कि सपोज करो कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ m कैन बी टेकन एज, मतलब कि इस लाइन पे ये लाइन का इक्वेशन आया। अब इस लाइन का इक्वेशन है, सपोज करो हमने इसके लैम्डा के बराबर लिखा है ऐसा। अब मान लो कि किसी लैम्डा के वैल्यू के लिए ये m का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना लिख सकते हैं, कितना लिखा जा सकता है, h इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1, है ना। y कितना लिखा जा सकता है, b लैम्डा प्लस y1, और z कितना लिखा जा सकता है,
जेड लिखा जा सकता है सी लैम्डा प्लस Z1। सपोज कीजिए कि ये m का, ये पढ़ा था ना हमने कि अगर हम लोग लाइन में कोई सा भी पॉइंट लेते हैं तो किसी भी लाइन पे हम लोग किस तरीके से पॉइंट लेते हैं, इस तरीके से। ये एक तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म का ही इक्वेशन है, लेकिन 3D में, 2D में भी कुछ इसी टाइप का पैरामेट्रिक इक्वेशन आता था, ये 3D में है। तो मान लीजिए कि किसी लैम्डा के लिए ये m का कोऑर्डिनेट है, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, ये मान लीजिए m का कोऑर्डिनेट है। अब यहां से देखिए ये जो पॉइंट आया m का, तो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है। तो जब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है तो उसको ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो ये जो हमने m का कोऑर्डिनेट लिया, ये इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट, और m इस प्लेन पे ये, यानी कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको उसमें पुट कर देंगे। तो जब इसको उसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a लैम्डा प्लस x1 प्लस कितना b लैम्डा प्लस y1 प्लस c लैम्डा प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर लैम्डा प्लस ax1, b स्क्वायर लैम्डा प्लस by1 प्लस c स्क्वायर लैम्डा प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा वाला पार्ट एक जगह पे रखते हैं। तो लैम्डा वाला पार्ट एक जगह पे रख लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस बाकी ये पार्ट ऐसे लिखिए ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। अब इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जब इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका जैसे कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके pm का वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट मिलेगा तो सपोज करो कि आगे हम लोग इस लैम्डा को इस्तेमाल करेंगे, रखेंगे अभी। तो अब मान लिया कि हमने लैम्डा का वैल्यू ऐसा निकाल लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m हमारे पास कितना है, ये है a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 एंड c लैम्डा प्लस z1, ये m का कोऑर्डिनेट है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कैसा लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला pm कैसा लिखा जा सकता है, कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, इस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 का स्क्वायर कितना बचेगा, ये बचेगा a लैम्डा का स्क्वायर, ये बचेगा कितना, a लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना b लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी ये कितना बचेगा, b लैम्डा स्क्वायर। उसी तरीके से c लैम्डा प्लस z1 माइनस z1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, c लैम्डा स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कितना हो गया, ये लैम्डा तो बाहर निकल गया, ये हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यानी हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये लैम्डा बाहर निकल जाएगा। तो अंडर रूट कितना बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इधर से ये लैम्डा बाहर निकल के आ गया, यानी कि दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब लैम्डा का कौन सा वैल्यू था, ये वाला लैम्डा का वैल्यू था जिसके लिए हमने m का कोऑर्डिनेट निकाला था। अब ये वाला लैम्डा हम लोग वहां पे पुट करेंगे। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पे लैम्डा पुट करोगे तो ऐसे यहाँ पे आपको माइनस साइन आ रहा है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, अगर माइनस में भी आ रहा है तो आप लोग उसका मॉड ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइनस में आएगा कैसे। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको उसमें पुट कर देते हैं, इसको उसमें पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी हमने लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया।
तो देयरफॉर पीएम का वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखिए नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट है, तो इससे हम लोग इसको कैंसिल करा कर को नीचे वाले को रूट में डाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर पीएम इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ये आ गया पीएम, यानी कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू अ प्लेन, शॉर्टकट में डायरेक्टली, है कि नहीं। ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो जरा देखो ये जो इक्वेशन है जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन की तरह ही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जैसे स्ट्रेट लाइन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे कितना से, निकालते थे x1 कॉमा y1 से, तो कैसा आता था ए एक्स वन बी वाई वन सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, यही आता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे, एग्जैक्टली उसी के जैसा है। ये इक्वेशन है प्लेन का, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है प्लेन का, ये प्लेन का इक्वेशन है, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x1 y1 z1 से। तो x1 y1 z1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक है नहीं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी बिल्कुल आसान है। तो जब हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो आप एक जरा ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये लाइन है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने ये एक्स वाई जेड ले लिया, तो हमने आर्बिट्रेरी कोई लैम्डा लिया, जिस लैम्डा के लिए ये एम का कोऑर्डिनेट ऐसा ले लिया किसी लैम्डा के लिए, तो लैम्डा का वैल्यू इतना आता है कि नहीं, और यही लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में, नहीं तो आप बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो शुरुआती में आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट यूज ना करके आप बाय प्रोसेस करो, है ना, 3-4 क्वेश्चन आप बाय प्रोसेस करो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि चलो ये अपने पास था सिचुएशन कि हमने x1 y1 z1 था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन निकालना है कि ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन है और ये पॉइंट P है, तो अगर हमको इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है तो फिर क्या करेंगे, है ना। जैसे कि ऐसे प्लेन है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, x1 y1 z1, और ये प्लेन है कोई। अब हमको इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास मिरर है और इस मिरर के सामने ये पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा ना अंदर में, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, क्योंकि सपोज कीजिए इस पॉइंट का जब हम रिफ्लेक्शन के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन आएगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ये प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका इमेज बना, मान लेते हैं कि मिरर है, अंदर इमेज बना, तो जब इस पॉइंट को इसके इमेज से मिलाओगे तो वो लाइन क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट निकालने के लिए पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये x1 y1 z1 है, सपोज करो ये x डैश y डैश z डैश है, सपोज दैट, और x डैश y डैश z डैश कैसे निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो x डैश y डैश z डैश निकल जाएगा। और सपोज करो ये x2 y2 z2 है ना, x डैश y डैश z डैश कैसे निकालना है समझ में आ गया, इसी प्रोसेस से। अब ये जो x डैश y डैश z डैश आएगा वो क्या आएगा रे, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि प्लेन में जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में पॉइंट का, तो मिरर से जितना डिस्टेंस इमेज का ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है, तो उस हिसाब से ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो x डैश कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ से, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी दैट इज x2 कितना आ जाएगा 2x डैश माइनस x1, y2 कितना आ जाएगा 2y डैश माइनस y1, एंड z2 कितना आ जाएगा
2z माइनस z1, हम लोग ऐसे निकालेंगे, है ना। और x' y' का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इधर से निकलेगा। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, और इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए तो सीधा सीधा रिलेशन है कि नहीं। जैसे अगर ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तब तो ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अपने पास रिलेशन है सीधा सीधा। हाँ, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या फिर रिफ्लेक्टेड निकालना हो तब आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 714.5 अबाउट प्लेन दिस। मतलब ये कोई पॉइंट है और ये कोई प्लेन है, इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन हमने इसको ले लिया 2x, यानी कि 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये पॉइंट है P, और ये सपोज करो इसका रिफ्लेक्शन है P' x2 y2 z2। हमने इसको ऐसे मिलाया, ये प्लेन को M पे कट किया, तो M क्या है, PM परपेंडिकुलर है, तो ये x' y' z' क्या आएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। हमें ये निकालना है तो पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं। अभी जो प्रोसेस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं। तो अभी जरा देखिए, ये जो PM है प्लेन के परपेंडिकुलर है, चलते PM का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा लाइन का, वो डायरेक्शन रेशियो 2, 4 और -1 ले सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ PM कैसा लिखा जा सकता है, x माइनस 7 अपॉन 2 y माइनस 14 अपॉन 4 z माइनस 5 अपॉन -1, ठीक है। सपोज करो लैम्डा आ गया, ऐसा लिखेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ m कैन बी टेकन एज, m का कोऑर्डिनेट कितना लिखा जा सकता है, हम लिख देते हैं x' इज इक्वल टू कितना 2 लैम्डा प्लस 7, y' कितना लिख सकते हैं 4 लैम्डा प्लस 14, एंड z' कितना लिखा जा सकता है माइनस लैम्डा प्लस 5। ये हमने ऐसा लिख दिया। तो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट M है और इसी प्लेन पे लाई करता है, तो इस x' y' z' को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो 2x' प्लस 4y' माइनस z' माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। पुट किया जाए, 2x' कितना 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4, y' कितना 4 लैम्डा प्लस 14, है ना, माइनस z' कितना है माइनस लैम्डा प्लस 5, माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 है, z मत समझ लेना। अब सॉल्व किया जाए इसको, 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस 16 लैम्डा प्लस 56 प्लस लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा वाला एक साथ लिखिए, 4 लैम्डा 16 लैम्डा लैम्डा 20 21, यानी 21 लैम्डा 14 56, कितना आ गया 14 और 56 70, है ना, 14 और 56 60 70, 70 में से कितना माइनस हो गया 7 माइनस हो गया, तो यानी कितना बचेगा, ये 70 में से हम लोग 7 में 63 आ गया, यानी कि प्लस 63, है ना, प्लस 63, दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ गया -63/21, यानी 3 जा -3, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। तो जब लैम्डा का वैल्यू -3 आ गया तो देयरफॉर x' का वैल्यू कितना आएगा -6, लैम्डा का वैल्यू -3 है ना, तो -6 प्लस 7, -6 प्लस 7 1 आया, y' कितना आ गया -12 प्लस 14, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2, एंड माइनस माइनस प्लस ना, z' इज इक्वल टू
-3 है तो माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 +3 +5 यानी कि दिस इज इक्वल टू 8। यानी हमने 1 2 8 इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया है। अब जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया है तो अब हम लोग को ये पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा लिखेंगे? अब ये जो है मिड पॉइंट है तो x डैश कितना हो जाएगा? x डैश हो जाएगा 7 + x2/2। तो यहां से x2 कितना लिखेंगे? 2x डैश -7 यानी कि 2 × 1 -7 -5, ठीक, -5। y डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 + y2/2 यानी दिस इज इक्वल टू y2 इक्वल टू 2y डैश -14 2y डैश यानी कि 2 2 जा 4 -14 -10, ठीक। उसी तरीके से z डैश इक्वल टू कितना? 5 + z2/2। तो z2 कितना आ जाएगा? ये 2z डैश -5 यानी कि 2z डैश यानी कि 8 दूनी के 16 -5 कितना आ जाएगा? ये 16 11 आ गया, है कि नहीं? तो अपने पास जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आया वो कौन सा आया? -5 -10 11। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्टेड पॉइंट निकालेंगे। अब इसी में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला होता, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग यार इक्वेशन यूज कर लेते हैं, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसके लिए? इस पॉइंट से सीधा सीधा कैसा इक्वेशन लिख देते हैं यार? 2x1 + 4y1 - z -2 अपॉन कितना? 2² 4² 1², ऐसे लिख देते। x1 y1 z1 की जगह पे वैल्यू कैसा लिख जाएगा? 745 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद ए प्लेन। इससे पहले भी जो हमने पढ़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी एक तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद ए प्लेन ही पढ़ा, लेकिन वहां पे क्या था कि जो लाइन था वो जो लाइन हम लोग निकाल रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए वो प्लेन के परपेंडिकुलर था ऑलरेडी। तो वहां पे लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ था, वो प्लेन के इक्वेशन से ही हम लोग को डायरेक्शन रेशियो समझ लेना था। क्यों? क्योंकि वो लाइन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो जो नॉर्मल वाला डायरेक्शन रेशियो आएगा वही आएगा। तो ये भी उसी से जैसा मिलता जुलता है, प्रोसेस वगैरह सब सेम है, बस लाइन क्या है कि परपेंडिकुलर हो भी सकता है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई प्लेन है, मान लिया प्लेन है ax + by + cz + d = 0, और सपोज करो ये कोई लाइन है ना। सपोज करो ये कोई ऐसे लाइन है, मान लो लाइन है ये L। इसका इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो x - x1 by x - x1 by a डैश इक्वल टू y - y1 by b डैश z - z1 by c डैश। सपोज करो ये इसका इक्वेशन है। ये लाइन ऐसे गया, प्लेन को कहीं पे कट कर दिया, प्लेन को कहीं पे कट कर दिया। तो अब कट कर दिया तो हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मान लो कि इसने जो कट किया है वो सपोज कीजिए किसी पॉइंट P पे कट किया है, ठीक है। मान लो कि लेट लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट पॉइंट P। सपोज करो P का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश ले लेते हैं, कुछ भी, ठीक। सपोज करो x डैश y डैश z डैश। अब जरा देखिए जो लाइन का इक्वेशन है वो इस तरीके से है, तो हम लोग लाइन को ऐसा लिख सकते हैं x - x1 by a डैश y - y1 by b डैश z - z1 by c डैश इक्वल टू लैम्डा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉइंट P कैन बी टेकन ऑन लाइन एस। अब मान लीजिए किसी लैम्डा के लिए हम लोग ये जो पॉइंट P है उसको ऐसा मान सकते हैं x डैश इज इक्वल टू a डैश लैम्डा प्लस x1, y डैश इक्वल टू कितना b डैश लैम्डा प्लस y1 एंड z डैश इज इक्वल टू कितना c डैश लैम्डा प्लस z1। देखिए
जो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे थे बिल्कुल उसी के जैसा है। बस फर्क क्या है यहाँ पे बस यही फर्क है कि ये जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए डैश बी डैश सी डैश, ये इस प्लेन वाले के साथ जो कोफिशिएंट में लगा हुआ है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये लाइन कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही आएगा। आर्बिट्रेरी कोई लाइन लेंगे तो आर्बिट्रेरी किसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो लेना पड़ेगा वो डिफरेंट ही लेना पड़ेगा ना। अगर पहले से डिफाइन किया हुआ कि परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एबीसी लिया जा सकता है। तो हमने इस तरीके से एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पे किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। तो अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो लिख देंगे ए एक्स डैश बी वाई डैश प्लस जेड प्लस सी जेड डैश प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये ए डैश लैम्डा प्लस x1 प्लस बी डैश लैम्डा प्लस y1 प्लस सी डैश प्लस लैम्डा प्लस z1 प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग लैम्डा को सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का वैल्यू और ये कोई पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी वही प्रोसेस है यार, कोई डिफरेंट है नहीं। अब देखिए इसमें एक किस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि सपोज करो कैसा है कि फाइंड, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1, find the distance of point x1 y1 z1 from plane ax by cz plus d equals to 0 measured along the line x minus x dash by a dash y minus y dash by b dash z minus z dash by c dash। सपोज कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, या ऐसा करते हैं ना हम इसको x2 y2 z2 लिख देते हैं और इसको x1 y1 z1 लिखते हैं, नहीं तो ये तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज कि ऐसा कैसे लिख दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है इस तरीके से कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x2 y2 z2, कोई गिवन पॉइंट है जिसको हमने अभी ऐसे वेरिएबल के टर्म में x2 y2 z2 लिख दिया है, फ्रॉम प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस, है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये कोई लाइन है, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, कौन सा लाइन? ये वाला लाइन, x माइनस x1 बाई ए डैश y माइनस y1 बाई बी डैश इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी डैश, ये वाला लाइन है। और ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है, सपोज करो कि P x2 y2 z2। तो क्वेश्चन कहता है इस P का डिस्टेंस निकालो, इस P का डिस्टेंस निकालो, लेकिन किधर? अलोंग द लाइन इतना, मतलब कि इस P का इससे डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर करना है? इस लाइन के डायरेक्शन में। मतलब कि हम इस पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे जा करके इस प्लेन को ऐसे कट करेगा। तो मान लो कि इसने इस प्लेन को यहाँ पे कट कर दिया, है ना। मान लो कि ये हमारे पास A ले लेते हैं इसको, और सपोज करो कि इसने ऐसे B पे कट कर दिया। क्वेश्चन का मतलब है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, लेकिन डिस्टेंस किधर मेजर किया गया है? इस लाइन के डायरेक्शन में मेजर किया गया है। तो इसका मतलब कि हम लोग यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके, और सपोज करो कि वो ऐसे B पे कट किया,
तो हमें बताना है ए बी का वैल्यू कितना आएगा, ए बी का वैल्यू कितना आएगा। अगर केवल यही लिखा रहता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम प्लेन दिस, सपोज करो कि इतना पार्ट नहीं लिखा हुआ रहता, केवल यही पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम दिस प्लेन, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का। इससे बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, इस पॉइंट का ऐसे डिस्टेंस बताइए, तो बाबा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेगा ना। आप बोलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना इस प्लेन से, किधर, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो हम लोग इस डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे कट किया, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बात वही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग बी का ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले आपको ए बी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब ए बी का इक्वेशन लिखने के लिए जरा देखिए कि ये जो ए बी है इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये जो ए बी है वो इसके पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये जब ये ए बी इसके पैरेलल है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है ए डैश बी डैश सी डैश, वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का भी होगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख देंगे, कैसा आ जाएगा इसका इक्वेशन बताइए, ए बी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस एक्स टू बाई ए डैश, वाई माइनस वाई टू बाई बी डैश, जेड माइनस जेड टू बाई सी डैश। हमने ऐसे ले लिया, ठीक, ये हमने इक्वेशन ले लिया सपोज। अब ये इक्वेशन ले लिया तो अब हमारा पूरा का पूरा सिचुएशन कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, बस x1 की जगह पे x2 है, पूरा सिचुएशन इस टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो अब किसी लैम्डा के लिए हम लोग इस पे पॉइंट ले लेंगे। अब बी के सपोज करो कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, बी को हम लोग कितना लिख देंगे, ए डैश लैम्डा प्लस x2, y कितना आ जाएगा, बी डैश लैम्डा प्लस y2। इस तरीके से हमने इसका पॉइंट निकाल दिया और वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आगे का जो प्रोसेस होगा इसी तरीके से प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस में फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो प्रोसेस ये है वही प्रोसेस ऐसा है, लेकिन बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है डिफरेंस, कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लाइन का ना पूछ करके कि लाइन कहाँ पे कट करेगा, ऐसा ना पूछ करके उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा उस लाइन की तरफ। तो सिंपली उस पॉइंट को लेकर के अपने को लाइन का इक्वेशन लिखना है, और लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे कट करता है, और वो कट किया वाला पॉइंट इस तरीके से फाइंड करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा उसका, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अभी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन है तो उसके बीच में क्या डिस्टेंस आएगा। तो अगर देखिए अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी टू इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो क्या होगा कि उसका कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, बाकी जो डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो जो है इसका, क्योंकि देखिए जब दो प्लेन पैरेलल है तो जब दो प्लेन पैरेलल होगा तो एक प्लेन का नॉर्मल ही दूसरे प्लेन का नॉर्मल कहलाएगा। दो प्लेन पैरेलल है तो एक प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आएगा दोनों प्लेन के लिए वो सेम आएगा। इसलिए ये प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो जस्ट इसी के पैरेलल में जो दूसरा प्लेन आएगा उसके भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी आएगा। ठीक, तो ये ऐसे है। हाँ, अगर कोई जरूरी नहीं है आपको कि ऐसे ही लिखा हुआ रहे, अगर ऐसा रहा a1x b1y c1z प्लस d1 और a2x c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों भी अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों भी पैरेलल है तो हमने पढ़ा भी था कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या कंडीशन आना चाहिए, a1/a2 c1/c2 ऐसे आना चाहिए। तो ये पैरेलल हो जाएगा। जब हम लोग एंगल निकाल रहे थे दो प्लेन के बीच का एंगल, तो यहाँ पे पढ़ा भी था। ठीक, तो ये रेशियो आ जाएगा, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में मान लिया कि इस तरीके से दिया हुआ है, पैरेलल है तो दोनों सेम ही होना चाहिए। अब ये रेशियो 1 भी तो हो सकता है,
तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेन का इक्वेशन है सपोज दैट। तो सपोज करो ये एक प्लेन है ऐसे और ये दूसरा प्लेन है ऐसे, ये दोनों पैरेलल है, तो हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने मन से इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1 और इस पॉइंट का इस पे ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं pm। तो यही हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस, है कि नहीं। दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस आएगा पैरेलल प्लेन के बीच का, मान लिया कि हमने इस पे कोई पॉइंट p ले लिया और उसे इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया, तो परपेंडिकुलर खींच दिए तो pm डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग pm का वैल्यू कैसा लिखेंगे, मान लो ये पहला इक्वेशन इसका है और ये इसका इक्वेशन है, तो pm का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, इसके इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे, इसके इक्वेशन में हम लोग ये जो इसका इक्वेशन आया ना, हम लोग कौन से पॉइंट का x1 y1 z1 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं इससे, तो pm कितना लिखेंगे बताइए, ax1 by1 cz1 प्लस d2 मॉडुलस में ले लेते हैं अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट। यही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है pm का, है ना। यानी इसके इक्वेशन में इसका जो इक्वेशन है x1 y1 पुट करके हमने डिस्टेंस निकाल दी। अब जरा देखो ये x1 y1 z1 इसी पे लाई करता है, ये x1 y1 z1 भी इसी पे लाई करता है, तो इस x1 y1 z1 को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑल्सो कैसा है अपने पास सिचुएशन, ऑल्सो ax1 by1 इसमें पुट कर रहे हैं cz1 प्लस d1 इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज ax1 by1 cz1 कितना आ गया, माइनस d1 आ गया। तो ये माइनस d1 आ गया, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना लिखा जा सकता है, माइनस d1। तो देयरफॉर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया pm कितना आता है, d2 माइनस d1 अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। याद कीजिए सेम इसी तरह का इक्वेशन आता था हम लोगों को दो पैरेलल लाइन के बीच का, जो 2D में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है ax by c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by c2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे, याद कीजिए c1 माइनस c2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही निकालते थे मॉडुलस। सेम इसी के जैसा है हूबहू, है ना। बस वो क्या है कि ऐसा दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आएगा, यहाँ पे तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, बात तो वही है। तो ऐसा फाइंड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज family of plane passing through intersection of two plane। मतलब कि देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट किया, तो अब इस इंटरसेक्शन से ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है कि नहीं। तो उन प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा ये हमें बताना है। तो मान लो कि हमारे पास प्लेन है a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। सपोज करो कि ये दोनों प्लेन है, ये दोनों प्लेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है। तो अब जरा देखिए जो भी प्लेन इस इंटरसेक्टिंग पार्ट से पास करेगा, है ना, जो भी प्लेन इस इंटरसेक्टिंग प्लेन से पास करेगा वो सब का सब इस पॉइंट पे आने वाले, जो भी प्लेन इस यहां से पास करेगा वो क्या करेगा कि इस लाइन पे जितना भी पॉइंट आएगा वो सब सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इन दोनों के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से जो हमारे पास इन पे पॉइंट्स आएंगे वो सारा का सारा पॉइंट क्या हुआ, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए
जो प्लेन यहाँ से पास करेगा। तो जो यहाँ से पास करने वाला जो प्लेन आएगा, तो जो आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आ जाएगा पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, यानी इसके इंटरसेक्शन से वो कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। फैमिली ऑफ प्लेन्स, यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस प्लेन आर, ये प्लेन इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू दिस। तो अब जरा देखिए ये जो इक्वेशन आया, तो एक तो ये जो इक्वेशन आया ये एक तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो ये प्लेन का इक्वेशन होगा, है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन है ना x1 y1 z1 में, तो यानी कि इट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और साथ ही साथ कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया, इनके इंटरसेक्शन पे कोई पॉइंट लिया, तो इनके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लेंगे तो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और वही पॉइंट जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कि इस लाइन पे आने वाला जितना भी पॉइंट्स है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, तो इसलिए ये प्लेन का ही इक्वेशन है। और इस पे आने वाले सारे पॉइंट्स, इस पे जो भी पॉइंट्स आएगा इसमें पुट करो तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट करो तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आने वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये 0, इसमें पुट करेंगे तो ये 0, तो RHS भी क्या हो जाएगा, LHS भी RHS के बराबर हो गया। मतलब कि ऑल द पॉइंट्स on this line will satisfy this equation. So this equation is satisfying all the points, as well as this equation is also a linear in x, y, z. Therefore this will be the family of planes passing through the intersection. Logically proof होता है। यही चीज आप लोगों ने फैमिली ऑफ लाइंस में भी पढ़ा था, याद कीजिए जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो कि सपोज करो ये दो लाइन है, एक है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन्स आर कितना था, a1x b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन था, है कि नहीं? तो उसी के जैसा इसमें भी इक्वेशन सेम है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ये जो लैम्डा आया ये आर्बिट्रेरी कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। ऐसे यहाँ से इनफाइनाइट प्लेन होगा ना पास करेगा, इनफाइनाइट प्लेन पास करेगा तो लैम्डा का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकता है। अब उसमें कोई पर्टिकुलर प्लेन बताना है, उसमें भी कोई पर्टिकुलर प्लेन बताना है, तो वो कंडीशन इसमें पुट करेंगे, वहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड होगा, और फिर उस लैम्डा का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो फाइनली हम लोग को एक पर्टिकुलर प्लेन मिल जाएगा। क्लियर है इतना बात? तो ठीक है, तो हम लोग इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलेगा? ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of plane x plus y plus z equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and passing through the intersection of this and point 1,1,1। मतलब कि हमें ऐसे इक्वेशन का लिखना है, प्लेन का ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हो और इस पॉइंट से भी पास होता हो। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला कितना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो कैसा लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमने ऐसा लिख दिया।
अब ये जो हमारे पास प्लेन आया, फैमिली ऑफ प्लेन आया, लेकिन उस फैमिली ऑफ प्लेन में हमें ऐसे प्लेन का बताना है जो इस पॉइंट से पास करता हो। तो ये पॉइंट चलो इसमें पुट करते हैं। अगर मान लो ऐसा प्लेन निकाल किसी लैम्डा के लिए ये सपोज करो ऐसा प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास करता है, तो इस पॉइंट को इसको सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो जब हम लोग इस पॉइंट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 + 1 + 1 - 6 प्लस लैम्डा 2 + 3 + 4 + 5 = 0। कितना आ गया ये आ गया -3 प्लस 3 2 5 5 10 3 2 5 5 10 14 है कि नहीं, प्लस कितना 14 लैम्डा = 0। तो यानी कि दैट इज लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3/14। दिस इज इक्वल टू 3/14। अब लैम्डा का वैल्यू 3/14 है, उसको इसमें पुट कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स वाला एक साथ लिख देंगे, वाई वाला एक साथ, जेड वाला एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, जो अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा वही क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ऐसे आपके पास फैमिली ऑफ द प्लेन का इक्वेशन आएगा और उसमें कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया रहेगा और उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग को पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप लोग नोट्स बना लेंगे और अच्छे से इसको लिख लेंगे।